हाँ एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू गुड। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। हमने टॉपिक कवर किए बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। आज का टॉपिक आपके सामने है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? सो द आंसर इज बिजनेस एनवायरनमेंट को आप लोग बच्चा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप के एनवायरनमेंट इफेक्ट कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, परफॉर्मेंस को, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को, डिसीजन मेकिंग को दो तरह के फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। एक फैक्टर वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, एक एनवायरनमेंट वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, और एक एनवायरनमेंट वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं। सो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर का एनवायरनमेंट, जिसे बोल रहा हूं मैं इंटरनल एनवायरनमेंट, वो क्या है? सबसे पहले बात करूंगा सर इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसके बाद बात करूंगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट सीए फाउंडेशन लेवल पे बहुत डिटेल में नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे डिटेल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट का मीनिंग है या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एग्जांपल्स है, उसको ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? देखो बच्चा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है, स्टाफ है, लोग हैं, कल्चर है अपना उसका एक। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, गोल है, स्टेटमेंट है। ये सब कुछ जो है, इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, जो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब मेरी बात समझना, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसमें ही रहती है। उसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, जिसके अंदर आता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? सर माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो डायरेक्टली, फ्रीक्वेंटली, बार बार ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है। मैक्रो इनडायरेक्ट है, मैक्रो इफेक्ट होगा, फिर माइक्रो एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगी, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हम सभी टाइप के एनवायरनमेंट आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल का इंट्रोडक्शन। एक्सटर्नल में क्या आता है? माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो के एलिमेंट्स, मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। चैप्टर को ध्यान से समझना। आज की क्लास को, आज की वीडियो जो है आपकी 1 घंटे की होने वाली है, इसको ध्यान से सुनना। 1 घंटे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, तो ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे आज। तो आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि व्हाट इज एनवायरमेंट, नेचर क्या है एनवायरमेंट का, और एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स। शुरू करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। चलिए, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आप लोग देख रहे हो कि आपके सामने एक चार्ट है। चार्ट में क्या है, इस डायग्राम में क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर दो कैटेगराइजेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट? ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक पिक्चर और आपके सामने। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ सकता है सर? इंप्लॉइज। इंप्लॉइज मिक्स का मतलब क्या है? बहुत सारे तरह के इंप्लॉइज होते हैं, सब इंप्लॉइज सेम नहीं होते, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, और सबका बिहेवियर अलग है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग जो है, वो अलग तरीके से इफेक्ट होगी। दूसरा, मैनेजमेंट। तीसरा, स्टेक होल्डर्स गोल्स। चौथा, स्ट्रैटेजी सक्सेस। कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल है, कितने नहीं, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है या नहीं, और है तो एडिक्वेट है या नहीं। एडिक्वेट नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्स इफेक्ट होगी, एडिक्वेट है सक्सेस भी होगी। उसके अलावा कैपेबिलिटीज क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद करंट इंप्लॉइज के अंदर आ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। कॉर्पोरेट कल्चर है, हमने बता दिया। इंटरनल एनवायरनमेंट इज द कंडीशन
कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन मतलब है सर्कमस्टांसेस। उसके अलावा पीपल, इवेंट्स, फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप ध्यान से सुनो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन की वॉल्स के बाहर जो है वो एक्सटर्नल है। सर मेरा बिजनेस है, मैं अंदर काम करता हूं, मैं बिजनेस के बाहर फैक्ट्री से बाहर निकलता हूं या अपने ऑफिस से बाहर निकलता हूं, सामने दो कॉम्पिटिटर और मेरे सामने है, वो कौन सा है? वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में कौन सा है बच्चों? वो माइक्रो है, वो डायरेक्ट डे टू डे मुझे इफेक्ट करेगा। सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब कौन है? इंटरनल के पार्ट ना होकर एक्सटर्नल के हैं और माइक्रो के पार्ट है। ये सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अब सिर्फ ध्यान दो इंटरनल पे। चलो, factors that are frequently considered part of internal environment also include mission statement of an organization। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट मतलब कि विजन क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कहां जाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगी, वो भी पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल कैसा है, ठीक है, कल्चर कैसा है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे आने वाले फर्दर लेवल पे, नॉट इन सी फाउंडेशन कोर्स। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ये है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, डेप्थ में इसको हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना आप लोगों को। शुरू करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर एक बात मैंने आपको हमेशा बोली है कि आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते, वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते, मतलब एम्प्टीनेस में ऑपरेट नहीं करते, खाली जगह पर ऑपरेट नहीं करता। आपका बिजनेस बहुत सारी सराउंडिंग से घिरा हुआ है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो आपकी सराउंडिंग्स है, उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं आपकी इंटरनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। मेरी बात समझना, आप अपने घर में रहते हैं सर, आप सर्दियों के दिनों में रूम में रहते हैं, कितना ठंड होता है, क्यों? क्योंकि बाहर का क्लाइमेट ही ऐसा है। विंटर्स के बाद समर्स आती है, समर्स में एनवायरनमेंट अलग होता है, आपको ठंड की जगह गर्मी लग रही होती है क्योंकि बाहर क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो बाहर का सराउंडिंग, बाहर के फैक्टर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो? तो सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है इंटरनल पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो माइक्रो फैक्टर्स हैं उस पे इंपैक्ट कौन दे रहा है? उस पे मैक्रो के फैक्टर्स इंपैक्ट दे रहे हैं। और इंटरनेशनल या हम बोलेंगे यूनिवर्सल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है ना, उससे इफेक्ट चलता 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 आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाता है। इस बात को ध्यान से समझो। So, a business does not operate in a vacuum. It has to act and react to what happen outside the factory. हर ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, करना ना भी चाहे तो भी करना पड़ता है। बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर किसी भी सेक्टर में चेंज आए, इधर पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, कोई भी चेंज आया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप ही चेंजेस करने पड़ेंगे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते सर। These फैक्टर दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस, जो फैक्टर चेंज होते हैं बिजनेस के बाहर, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। These will affect the internal function of the business and also the objective of business and its strategies। आज आपकी स्ट्रेटेजी अलग है, मान लिया बहुत काम की स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आप बहुत ऊपर जाओगे, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा बदल गया कि स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं। बता, आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? सर बिल्कुल बनानी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी स्ट्रेटेजीज बदल सकती है। आगे चलिए, आगे क्या बोलता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 1 माइक्रो, नंबर 2 मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो समझेंगे, माइक्रो एनवायरनमेंट को और उसके एलिमेंट्स को, उसके बाद चलेंगे मैक्रो। माइक्रो को ध्यान से समझना, काफी सारे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं, बताऊंगा कहां बनेंगे, ठीक है। चलो, माइक्रो एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। पहला क्वेश्चन, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड टास्क एनवायरनमेंट refers to those individuals, groups, agencies with which the organization come into direct and frequent contact। अब दिमाग में सोचो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस, आपकी शॉप, आपका शोरूम, आपकी फैक्ट्री, कुछ भी है, फ्रीक्वेंटली, बार बार, रूटीन बेस पे, डे टू डे किसके कांटेक्ट में आती है?
सर सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसके अलावा कुछ एजेंसीज हैं, होलसेलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम डेली बेस पे कांटेक्ट पे रहते हैं। वही है माइक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स, जिसे आप बोलते हो टास्क, टास्क एनवायरमेंट। आगे चलना, उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं सुनना, माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, यहां क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फैक्टर्स इन कंपनीज इमीडिएट एनवायरमेंट दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। मेरी बात समझना, माइक्रो एनवायरमेंट में कोई चेंज आया, सर सप्लायर्स में चेंज आ गया कोई, या कॉम्पिटिटर आपके सामने नहीं खड़े हो गए 10 या 2 या 5, कितने भी खड़े हो गए, आपको इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा सर। जहां भी आपको इमीडिएट इफेक्ट पड़े उसे बोलेंगे माइक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर में चेंज हुआ है। माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सरसाइज और डायरेक्ट and intimate influence, immediate influence on the operation of business. Therefore, it is also known as direct action environment. दूसरा क्वेश्चन, micro environment consists of the groups in the company's immediate operating environment. जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे, वो भी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो फोर्सेस may not influence all the firm in particular industry in the same manner. अब समझना, इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, इंडस्ट्री क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म्स हैं सबको माइक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर सेम इफेक्ट नहीं डालते सर, सारी फर्म्स पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। मैंने बताया था आपको कि एक फर्म के लिए जो अपॉर्चुनिटी है दूसरी के लिए थ्रेट हो सकता है, समझ में आया, मल्टीफेसेटेड होता है एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, one firm supplier may be entirely different from that of other firm which has in same industry, even when all the competing firm in industry have similar micro environment. सारी फर्म्स को दिखता सेम है, लेकिन जब वो चेंज होता है ना तो एक के लिए अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए थ्रेट बन सकता है, इसलिए बोलते हैं सबके लिए सेम इफेक्ट नहीं होता सर। यही तो खास बात है एनवायरमेंट की। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे सबसे काम की चीज, वो क्या है कि माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डालते हैं, सबसे पहला कस्टमर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर नहीं, कस्टमर्स। कॉम्पिटिटर, सबसे काम की चीज, सबसे थ्रेट भी है और हमारी कॉम्पिटिटर की वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पर्सनल चीजें बताऊंगा। दूसरा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसर्स, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस, मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सप्लायर्स, ये सारे जो लोग हैं ये सब माइक्रो एनवायरमेंट के ही एलिमेंट्स हैं। इन सब को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पे लेके जाना है, इन सभी एलिमेंट्स को डीप में, डेप्थ में समझना पड़ेगा। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, अगर आप रियलिटी में बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं या करेंगे, ऑब्वियस करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, तो आपको इन सारी चीजों की डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। बिना एनवायरमेंटल स्कैनिंग करे, बिना एनवायरमेंट की स्टडी करे कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो माइक्रो एनवायरमेंट को भी स्टडी करना है और मैक्रो को भी करना है, दोनों में से दोनों को करना है, किसी एक को तो नहीं छोड़ सकते हम। सबसे पहला, कस्टमर कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, भी डायरेक्टली। सर आपने बिजनेस खोल दिया और आपने मार्केट चूज करनी है कि मैं कहां बेचूंगा, आपने गलत मार्केट चूज कर ली जहां पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर बेस ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आप खाली बैठोगे सर, फिर आप बोलोगे कोई ग्राहक ही नहीं आया। तो मतलब यही हुआ कि आपका कस्टमर सेगमेंट, आपका कस्टमर बेस कैसा है, कौन आपके कस्टमर्स है, कौन आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। आप सिंगल कस्टमर ग्रुप पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको अपने साथ सेकेंडरी लाइन लेके चलनी पड़ेगी। सर अब सुनना, कस्टमर है कौन, कंज्यूमर कौन है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, दैट इज कस्टमर। जो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है वो कंज्यूमर है। सर मैंने अपने छोटे बेबी बॉय के लिए एक टॉय खरीदा एक शॉप से, टॉय मैंने खरीदा है, मैं टॉय को चलाऊंगा नहीं, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ बेबी, मैं उसको सिर्फ खरीद के अपने बेबी बॉय को दे दूंगा, उसने उसको यूज करना है, खेलना है, तोड़ना है, फिर नया लाना है, तो वो कंज्यूमर है। मैं कौन हूं, कस्टमर हूं।
The people who buy a firm product and service are its customers. A business exists to create and satisfy customers. सर बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हो? आप बिजनेस कर किसके लिए रहे हो? मान लिया आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको बिजनेस ऊंचाइयों तक लेके जाना है, सर पहले आपका ध्यान रहे कस्टमर्स पे, वही आपको लेके जाएगा ऊंचाइयों तक। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए। अ फर्म मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। एक फर्म के कस्टमर कई तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हैं, कुछ ग्रुप्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एग्जांपल देता है। अब पेपर कंपनी है, पेपर कंपनी पेपर बनाती है, पेपर का यूज तो स्टूडेंट भी करता है, टीचर्स भी करते हैं, तो कई लोग कर सकते हैं। तो पेपर कंपनी के कस्टमर स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और बिजनेस फर्म्स भी हैं, और अदर यूजर्स ऑफ स्टेशनरी भी हैं। In order to be successful, a company must understand and meet the needs expectation of customers. सर आज की मॉडर्न एज में सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर को चाहिए क्या, जो उसको चाहिए वो उसको बना के दो, वापस आपके पास लौट के आएगा। अ फर्म कैन सेलेक्ट द टारगेट कस्टमर ग्रुप। आपने गलत सेलेक्ट किया, आपका नुकसान है सर। तो आपको सेलेक्ट करना है अपना कस्टमर टारगेट ग्रुप, कहां हो, कैसा हो, क्या बेस होना चाहिए, कौन सी मार्केट में आप सेलेक्ट कर रहे हो, डिपेंड करता है, ताकि आपके खुद के प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो। दूसरी चीज, आप जिस मार्केट बेस को सेलेक्ट करने जा रहे हो, जिस कस्टमर बेस को सेलेक्ट करने जा रहे हो, वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर कितना सेंसिटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना, आपको देखना है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कस्टमर बेस। इट इज जनरली रिस्की टू डिपेंड अपॉन अ सिंगल कस्टमर ग्रुप। ध्यान रहे, एक कस्टमर पे डिपेंड रहोगे, अगर भगवान न करे कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ चेंज आता है उस कस्टमर बेस ग्रुप में, तो आप किसको बेचोगे अपना प्रोडक्ट? तो the customer environment is becoming global due to increasing globalization and liberalization of the economy. With the opening up of Indian market and foreign market, the customer is becoming more global in the matter of shopping. सर आपसे नहीं मिला, किसी और से ले लूंगा, बहुत हैं बेचने वाले, ऐसा कस्टमर हो गया है। तो कस्टमर को पकड़ के रखना, कस्टमर को बनाए रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है सर। उसके लिए आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करनी है, ध्यान रहे, वरना आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगी इससे, कस्टमर से। इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉम्पिटिटर्स। सर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर जो है ना, बड़े काम की चीज है सर। डरना नहीं है इससे, घबराना नहीं है कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर से सीखना है आपको, बहुत कुछ सिखाता है कॉम्पिटिटर आपको। अ कंपनी, देखो बिना कंपटीशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। सोचिए, आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप वैरायटी क्यों बनाओगे, आप क्यों अपने प्रोडक्ट में चेंज करोगे, क्यों सरदर्द लोगे? जब कॉम्पिटिटर सामने होता है, हम लोग सोचते हैं कि भैया ये आगे ना निकल जाए, ये ऐसा कुछ ना बना दे कि मेरा प्रोडक्ट ना बिके। तो कस्टमर, सॉरी, कंपटीटर जो है, उसकी स्ट्रैटेजीज को, उसकी पॉलिसीज को आप हमेशा क्लोज वॉच रखें, उससे सीखें, सोचें, समझें कि वो क्या करता है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएं कि बस आप ही आगे जाएं। अ कंपनी में हैव बोथ। देखो कंपनी के सामने दो तरह के कॉम्पिटिटर होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो आपके सेम बिजनेस लाइन में है, इनडायरेक्ट वो कि आपका बिजनेस कुछ और है, उनका कुछ और है, लेकिन आपके बिजनेस पे उसके बिजनेस का इंपैक्ट पड़ सकता है सर, वो इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो a company have both direct and indirect competitors. Direct competitors are the firms which offer the same or similar products. Example, टीवी की बात कर रहे हैं, सोनी टीवी face direct competition with Samsung, LG, Oneida, Videocon, BPL, etc. Indirect competition vary. Indirect competition come from firms vying for discretionary income. For example, cinema house faces indirect competition from casino and other entertainment firms. सर आपको मन कर रहा है कुछ बाहर घूमने का, यार बहुत काम कर लिया, आज संडे है तो घूम के आते हैं, एंटरटेनमेंट। आप सोचते हो यार मूवी देखने के लिए जाओ, मूवी देखने के लिए जाओगे, उसके अलावा आप सर बॉलिंग करने चले जाओ, गेम्स प्ले करने चले जाओ, तो वो भी देखो सेम बिजनेस लाइन तो नहीं है, पर काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट का।
तो हम बोलते हैं हाँ इनडायरेक्ट कंपटीशन उससे है, ब्रांड अलग है, चीज अलग है। अच्छा, उसके बाद ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन and foreign competition या globalization, Indian companies are now facing competition from both domestic firms and MNCs. आज से पहले 1991 की बात करें, 1991 से पहले जमाना था वो अलग था, आज अलग है। 91 से पहले क्या था, फॉरेन कंपनीज थी नहीं, कंपटीशन था नहीं, प्रोटेक्शन मिली हुई थी इंडियन कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को। लेकिन 91 के बाद जब एमएनसीज आ गई, हमारा कंपटीशन जब एमएनसीज होने लगा, तो डोमेस्टिक कंपनीज ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा भैया। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फुल रेंज ऑफ कंपटीशन, कंपनी मस्ट लुक एट फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कस्टमर क्या मांगता है, कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है मेरे कस्टमर को, वो आप देखो। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं सर, माइक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स। आपको मैं याद दिला देता हूं, बच्चे टॉपिक ही भूल जाते हैं, चल के रहा है सर। हाँ? उसके बाद तीसरा सप्लायर। सर सप्लायर कौन है, इस पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज आज बताता हूं, शायद आपको ना पता हो। देखो सर, सप्लायर मीन सबसे पहली बात, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कुछ भी है, आपके सप्लायर्स कौन है जो आपको रेगुलर बेस पे इनपुट्स देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं, और उनकी वजह से आप प्रोडक्शन कर पाते हो और प्रोडक्शन करके आगे मार्केट में बेचते हो। अगर सप्लायर एक ही है जिस पे आप टोटली डिपेंड हो, वो सप्लायर को कोई और कॉम्पिटिटर ले गया, अब आपके माल की सप्लाई इनपुट्स की नहीं आएगी, ना गुड्स आप बना पाओगे ना बेच पाओगे। सिंगल सप्लायर पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारे पास सेवरल सप्लायर्स के ग्रुप होने चाहिए, एक नहीं दूसरा सही बनाए रखना है, रिलेशनशिप बनाए रखना है सबसे। ठीक है, तो सप्लायर कौन है, सप्लायर रेफर्स टू पीपल एंड ग्रुप्स who supply raw materials and components to the company. Reliable source of supply enable the company to carry on uninterrupted operations and to minimize inventory carrying cost. सर आप के पास स्पेस अवेलेबल नहीं है कि आप स्टोर कर सको इनपुट्स को, आप चाहते हो कि मैं आउटपुट स्टोर करूं और मार्केट में प्राइस लुक्रेटिव हो तो बेचो। इनपुट आप स्टोर करना नहीं चाहते, तो आप चाहते हो कि सप्लायर को जब बोलो वो सप्लाई करते मेरे को, ऐसा सप्लायर होना चाहिए। तो आपके पास एक सप्लायर में प्लस कई सप्लायर होने चाहिए, एक सप्लायर में दिक्कत हुई तो आपको इफेक्ट होगा सर, वो भी वर्ड्स। तो सप्लायर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर आपके डे टू डे कॉन्टैक्ट में रहता है सर, बिल्कुल क्लोज है, तो माइक्रो का पार्ट है। इट इज वेरी रिस्की टू डिपेंड ऑन अ सिंगल सप्लायर, और स्ट्राइक और एनी अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऑफ सप्लायर may cause interruption in manufacturing of your organization. Therefore, it is advisable to develop and sustain multiple source of supply. Some companies like Maruti Suzuki, बहुत नाम चलता है सर इसका, undertake vendor development. What is vendor development? Important. Sir, vendors, हम जिनसे इनपुट्स लेते हैं, जो मैं सप्लाई करता है, उसके पास, अब देखो कोई प्रॉब्लम किसी के पास भी जनरेट हो सकती है, वो बोलता है भैया प्रॉब्लम आ गई मैन्युफैक्चरिंग में, आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे सप्लायर्स को प्रपोजल्स भेजते हो, भैया मुझे इनपुट चाहिए। आपने बहुत सारे वेंडर सप्लायर्स ढूंढ रखे हैं, आप सबको प्रपोजल भेजते हो, मेरे को इनपुट चाहिए, और उनको बोलते हो भैया अपनी कोटेशन भेज दो। स्टेप बाय स्टेप होता है वेंडर डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप होता है। आपने ऑफर प्रपोजल दिए, उन्होंने कोटेशन दी, जिसकी कोटेशन आपको पसंद आई, आप उसको बोलते हो भैया आप हमें सप्लाई करोगे। तो आप अलग अलग सप्लायर से कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हो, और आपने उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया कि मेरे को आप इतने टाइम तक सप्लाई करोगे ही करोगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पेमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हर कंपनी नहीं करती है, कुछ रेयर, आजकल तो सभी कंपनीज करने जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि आज जो जमाना है वो अलग है, हमें ये चीज करनी पड़ेगी। रेगुलर और टाइमली सप्लाई आती रहे, उसके लिए आपको वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए, रिलेशनशिप बना के चलना है सप्लायर से अपना, ताकि वो आपको हमेशा सप्लाई करता रहे, टाइम टू टाइम आपकी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट ना हो और आप एक पे डिपेंड ना रहो, ये ध्यान रखें। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पे माइक्रो एनवायरमेंट की, जो है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। हु आर द इंटरमीडियरीज, जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में, आपके बिजनेस की सेल्स को प्रमोट करने में मदद करते हैं, वो होते हैं इंटरमीडियरीज। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज कॉल्ड इंटरमीडियरीज।
तो सेवरल मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला देखो, आपकी कंपनी को प्रमोट करने में, दूसरा सेल करने में, तीसरा डिस्ट्रीब्यूट करने में कस्टमर्स को मदद करते हैं इंटरमीडिएट्स। इसमें बैंक्स आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ सकते हैं। तो मिडल मैन लाइक एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सब जो है वो कौन है? आपका कस्टमर से डायरेक्ट लिंक बनाते हैं। ये ब्रिज है, ये उस गैप को, ये कैसा ब्रिज जो गैप को पूरा करता है। आप सीधा कस्टमर को बेचने के लिए नहीं जाएंगे, तो ये बीच में आपके काम आएंगे, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स भी हैं, वेयर हाउस असिस्ट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और अदर इंटरमीडिएट्स हैं। कंट्री वाइड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपकी कंपनी की सक्सेस हमेशा बनी रहे। देखो, जो कस्टमर को चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए और जिस जगह चाहिए, वो आपका कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। हम बोलेंगे आपका मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग। सर, प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, प्रोडक्शन आपने कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद देखो, प्रोडक्शन करने में मदद किसने करी? आपकी सप्लायर्स ने। और सप्लायर्स देखो, हम जरूरी नहीं है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो। नो, आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कोई और भी कर सकता है, मार्केटिंग आप करते हो। सर, पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट पे लिखा होता है पार्ले जी जो कंपनी है वो मार्केटिंग कर रही है पार्ले जी बिस्किट्स की, लेकिन बना कौन रहा है? 4 से 5 से 6 वेंडर्स, 4 से 5 से 6 सप्लायर्स है जो बनाते हैं पार्ले जी के बिस्किट्स। मार्केटिंग कौन करता है? पार्ले जी। भी सारा काम मैं नहीं करूंगा, डेलीगेशन वाला काम चल गया आजकल, डीले नहीं होनी चाहिए, रेगुलर सप्लाई आनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में फर्क है। मार्केटिंग में हेल्प कौन कर रहा है? इंटरमीडियरीज। प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? सप्लायर्स। हमने बोला सप्लायर का रिलेशन बना के रखो, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते रहो। अब मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, तो मार्केटिंग में क्या आता है? सर, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब प्रोडक्ट को बेचना है। बेचने के लिए आपको सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपके पास इतनी सारी चीजें होनी चाहिए मार्केटिंग करने के लिए। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज बड़े काम की चीज है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इसको हम बोल सकते हैं। तो कंट्री वाइड आपको ऑल ओवर इंडिया या आपको इंडिया से बाहर भी प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपके सारे सोर्सेस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए सर। तो आपका मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होगा तो ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, फैलेगा, चलेगा। एक कस्टमर आया, बोला मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें बोला है नहीं। भाई, बाटा के शूज हैं, कहीं किसी को चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं, तो बाटा का क्या फायदा? तो मैं ये बोलता हूं कि आपका प्रोडक्ट राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट कंज्यूमर को टाइम पे पहुंच जाए, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है। ठीक है, चल, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एग्जांपल दिया, डाबर एग्जांपल दिया, इसके साथ लिखूंगा पतंजलि। हर दुकान पे पतंजलि मिल जाता है सर। पतंजलि की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है, जो चीज चाहिए वो अवेलेबल है मार्केट में। तो बात मार्केट में डाबर से भी आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी आगे आज उठ चुका है पतंजलि ब्रांड। अगला आता है फाइनेंसरीज, अलग से दिया हुआ है फिर भी पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंसरीज कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं। सर, आपके फाइनेंसरीज कैसे हैं? उनकी कॉस्ट क्या है फाइनेंस की? टाइम पे पैसा मिल जाता है, नहीं मिलता, इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं लगा रही है, बहुत चीजें होती हैं। तो शेयर होल्डर्स भी आपको फाइनेंस दे सकते हैं आपके शेयर्स परचेज करके। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं जिनका इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हो। तो शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स और बैंक्स provide finance to a company. Financial capacity, policies, attitudes of financiers are important factor for the company. For example, the company cannot raise funds through shares if the financials are not risk taking. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। माइक्रो एनवायरमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट है सर पब्लिक, जनता। ये सब जानती है। पब्लिक में कौन आता है? क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स? नो। क्या सिर्फ हाउस होल्ड्स? नो। क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन? नो। क्या सिर्फ एनजीओ? नो। पब्लिक के अंदर सब कुछ आता है सर, जिनसे आपका लिंक है। देखो मेरी बात सुनना, पब्लिक इंक्लूड्स still those groups who have an actual or potential interest in the company or who influence the company's ability to achieve its objectives. Number 1, सुनना क्या क्या आता है?
media groups, environmentalist, non-government organization, NGOs, consumer association, local community are example of public. These public can have both positive and negative impact on business firm. Example, media groups can be used to disseminate useful information. A company can cooperate with local people to improve its image as well as to provide some benefit to the people. आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज एनजीओ चैरिटी डोनेशन वगैरह करती रहती है। तो ये क्या है कि हमारा उनसे रिलेशन पब्लिक के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है इससे। एनजीओज देखो बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशन बनी हुई है। आप अगर कुछ भी गलत करते हो, कोई एंटी पॉल्यूशन लॉ फॉलो नहीं करते हो, एनिमल क्रुएलिटी करते हो, बहुत चीजें आप चाइल्ड लेबर आप यूज करते हो, तो आपका बिजनेस की इमेज बिल्कुल डाउन जा सकती है। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत वर्स इफेक्ट होगी सर। तो आपको हमेशा पब्लिक के सामने गुड इमेज बना के चलना है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले, नेगेटिव नहीं। ये आपके हाथ में एनवायरमेंट को आप कैसे देखते हो। ठीक है, तो ऑन द नेगेटिव साइड की बात करते हैं। लोकल कम्युनिटी कंसर्न्ड विद पब्लिक हेल्थ कैन फोर्स अ कंपनी टू सस्पेंड ऑपरेशन। अब आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उससे पॉल्यूशन होता है, चाहे एयर, चाहे वाटर, चाहे नॉइस। तो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर आप ले नहीं रहे हो, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है प्रोटेस्ट कर देते हैं आपके अगेंस्ट। चाइल्ड लेबर आप यूज करते हो, गलत करते हो, क्रुएलिटी इन एनिमल करते हो, गलत करते हो। तो फॉर एग्जांपल दे रहे कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर एंटी पॉल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टीजमेंट कर देती है घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस पे, जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, रॉक हिली एरिया है, वहां पे पहाड़ों के ऊपर लिख दिया भाई कंपनी का नाम, मेरा प्रोडक्ट ये है, खरीदो। ये एडवर्टीजमेंट करने का तरीका नहीं होता है। आप टूरिस्ट प्लेस को, नेचर को, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो वो कंपनी की इमेज डाउन हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट तो अलग बात है, नहीं होगी, लेकिन आपकी इमेज और डाउन हो जाएगी। भैया खराब कर रहे हैं एनवायरमेंट को, नेचर को। नेचर के साथ गलत करोगे, नेचर आपको वापस देगा। ठीक है, तो सच एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कैन टार्निश द इमेज ऑफ बिजनेस, खराब कर सकता है बिजनेस को, इमेज को। उसके बाद अब आता है लास्ट एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, दैट इज वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। सर आपके लिए काम कौन करता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए कौन काम करता है? आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स। उनको भी खुश रखना जरूरी है। वो भी इंसान है, उनकी भी नीड्स है, उनकी भी वांट्स है। ठीक है, सुनना। वर्कर्स एंड देयर यूनियंस आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। अ फर्म रिलेशन with its workers and trade unions have significant impact on its functioning and performance. Companies' work environment and industrial relation system must be conducive to efficient functioning. Philip Kotler बोलते हैं, company must put their primary energy into effectively managing the relationship with customers. दूसरा, distributors. तीसरा, suppliers. Their overall success will be affected by how other public in society view their activity. देखो बच्चों, आपकी कंपनी की इमेज क्या है? आप किसी कंपनी के मालिक हो, आपकी इमेज क्या है? देखो आपका नेचर ही वो चीज होती है, आपका बिहेवियर ऐसी चीज है जो सबको जीत लेता है। जो काम पैसा नहीं करता ना, वो आपका बिहेवियर करता है। आपका बिहेवियर, आपकी इमेज एक बार डाउन हो गई फिर नहीं हो सकती, बहुत टाइम लगता है सर। इमेज बनाने में बहुत वक्त लगता है, बिगाड़ने में सेकंड्स लगते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की गुडविल आपको बना के चलनी है, तब आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। एक बार वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, एक बार यूनियन ने स्ट्राइक कर दी ना, आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, बिजनेस शट डाउन हो जाएगा सर। तो रिलेशनशिप बना के रखो, सप्लायर्स से अच्छे रिलेशन, कस्टमर से बढ़िया रिलेशन। बोलते हैं ना, कंज्यूमर इज द किंग। हम कस्टमर को बहुत इज्जत देते हैं। ये चीजें बोलने के साथ साथ करनी भी पड़ती है सर। ठीक है, उसके बाद कंपनीज वुड बी वाइज टू स्पेंड टाइम मॉनिटरिंग ऑल देयर पब्लिक, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड ओपिनियंस एंड डीलिंग विद देम कंस्ट्रक्टिवली। इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हमेशा रहेगा। ये था बच्चा आपका माइक्रो एनवायरमेंट और उसके एलिमेंट्स। इंटरनल हमने कर लिया, एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो एनवायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं बात करूंगा आपसे डिटेल में मैक्रो एनवायरमेंट की, उसके बाद बात करूंगा व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज
मैक्रो एनवायरनमेंट शुरू करने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत ध्यान से सुनना है बच्चा लोग। मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो, हमने अब तक बात करी माइक्रो की, अब हम बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट थे, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब कि हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट फ्रीक्वेंट बेस पे क्लोज कांटेक्ट में कौन है, माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। एक्सटर्नल के अंदर एक पार्ट हो रहा है मैक्रो, उसमें क्या है सर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लार्ज बड़े लेवल पे, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, बहुत सारे एनवायरनमेंट है। इनमें कोई चेंज होता है तो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स चेंज होते हैं, उनमें चेंज होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली मैक्रो एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट होती है। इसलिए आपको मैक्रो एनवायरनमेंट की भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स की भी स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे, कर तो रहे हैं ना सर, उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि मैक्रो एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं, जो इवेंट में चेंज आ रहा है, जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उन इवेंट्स फैक्टर्स का फेवरेबल फायदा मैं कैसे उठाऊं अपनी स्ट्रेंथ से। स्वॉट पढ़ा था ना आपने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये चीज आप मैक्रो में भी कर सकते हो सर, ठीक है। पर मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वही है पेस्कल एनालिसिस। शुरू करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट को, ध्यान से सुनिएगा। Macro environment refers to general environment or remote environment within which a business firm and forces in its micro environment operate। इसका मतलब समझना बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझना। मैं बोलता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है विद इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और माइक्रो एनवायरनमेंट किसके अंदर ऑपरेट हो रहा है, हम बोलेंगे एक तरह से एक्सटर्नल के अंदर, बट माइक्रो के साथ जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, वो इंपैक्ट डालता है। उसमें कोई चेंज होता है तो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट चेंज होगा, और माइक्रो चेंज होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग अपने आप चेंज होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि मैक्रो एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो जर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, जर्नल एनवायरनमेंट है। तो आगे सुनना, अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड बाय मैक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि वो रेगुलरिटी पे, हम बोलते हैं रेगुलर इंटरेक्ट नहीं होता हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट से। देयरफॉर मैक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। इसको आपको ध्यान रखना है। फोर्सेस इन द मैक्रो एनवायरनमेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी कंडीशन अगर चेंज होती है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है और थ्रेट भी बन सकता है। वो आपको देखना है कि वो मेरे लिए क्या बन सकता है। आप में स्ट्रेंथ है तो उसका एडवांटेज आप उठा लेंगे, आप में वीकनेस है तो आप थ्रेट को मिनिमाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद, द मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस आर लेस कंट्रोलेबल देन द माइक्रो फोर्सेस। ऐसा क्यों बोल रहा है सर? माइक्रो फोर्सेस में मैंने आपको पढ़ाया कि सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो। आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप करके, कोई पॉलिसी बना के आप उसको कंट्रोल कर लोगे, कि वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डालते हैं, कंट्रोल भी हो जाएंगे। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, और वो एनवायरनमेंट जर्नल एनवायरनमेंट है, वो होगा ही होगा। उसके लिए अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो आप ये कर सकते हो कि मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, उसके अंदर की इवेंट्स को स्टडी करके, जो उसमें फोर्सेस चेंज हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको स्टडी करके आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हो कि मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं। आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख सकते हो, आप कंट्रोल बहुत जल्दी से इसको नहीं कर पाओ। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो हमारी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, और हम जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए महंगी हो गई। अब तो अब आप क्या करेंगे, आप इंपोर्ट तो सर आपको बहुत महंगा पड़ेगा, अब आप चाहेंगे कि मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लेता हूं, तो क्या एकदम से आप कर लेंगे? नो। आप उसके लिए कुछ चेंजेस, कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मैं खुद कैसे बनाऊंगा, और आप बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्रोल कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में से कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे सर। तो मैक्रो एनवायरनमेंट इज अनकंट्रोलेबल देन माइक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद लेस कंट्रोलेबल होता है, हम ये बोल सकते हैं। देयरफॉर सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द मैक्रो एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल समझा दिया सर आपको, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी वाला, यही यहां पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जैसे हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स पढ़े हैं, वैसे ही पढ़ेंगे अब मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट? देखो बच्चों, मैक्रो एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
और डेमोग्राफिक चेंज, जो डेमोग्राफिक चेंज है वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा, लेकिन इमीडिएट नहीं डालेगा, धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि हो क्या है, फिर आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाओगे। व्हाट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट? सर ऐसे कुछ चेंज जो पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मींस वेरियस डायमेंशंस ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन का साइज बदल, या हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन चेंज हो। कॉम्पोजिशन मतलब कि लोगों का जो पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं सर, बच्चे भी हैं, चाइल्ड भी, अपना एडल्ट भी हैं, और ओल्ड एज लोग भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। उनमें किस टाइप की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये आप देखो। अगर आज की एज में हम बोलें कि जो इंडिया के अंदर बच्चों का और ओल्ड एज का नंबर जो है वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, तो उनके लिए प्रोडक्ट आप बनाओ। अगर फीमेल्स का नंबर आपकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा, तो फीमेल प्रोडक्ट्स बनाओ। तो आपको देखना है कि क्या डेमोग्राफिक चेंज, ये साइज की बात करी मैंने, या मैंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करी, सेक्स की बात करी, तो बहुत सारी बातें और भी हो सकती है पॉपुलेशन के अंदर। वो क्या है सुनना। The demographic environment is important to business because people constitute the market. आपकी मार्केट कैसे बनी है? पॉपुलेशन से ही बनी है, और पॉपुलेशन में चेंज आ गया तो मार्केट में चेंज आएगा, मार्केट में चेंज आया तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। तो आपको इनडायरेक्टली पॉपुलेशन इफेक्ट कर रही है ना। So, moreover, business management involves management of people, and the efficiency of business depend on competence and motivation of its people. Business firm often use demographic factors, जैसे कि एज, किस एज के लोग हैं पॉपुलेशन में, किस सेक्स के लोग हैं, मेल है, फीमेल्स हैं, फैमिली साइज क्या है, न्यूक्लियर है या बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, एग्रीकल्चर वाले लोग ज्यादा हैं या जॉब वाले लोग ज्यादा हैं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग ज्यादा हैं, वो देखना पड़ता है। फैमिली लाइफ साइकिल क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है यहाँ का, सोशल क्लास कैसी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं या सेविंग ज्यादा करते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। उसके बाद जाकर डिसीजन मेकिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना इनकी स्टडी किए आप बिजनेस चला रहे हो तो वो ना के बराबर है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चों, लॉन्ग टर्म पाथ पे नहीं चलेगा वो बिजनेस। तो एज द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सर हर कंट्री की पॉपुलेशन साइज अलग है, हर कंट्री का कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अलग है, हर कंट्री का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अलग है। तो हमारा और दूसरी कंट्री का डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, पढ़ा था हमने फ्यूचर में रिलेटिव होता है। उसके बाद डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको आंसर कैसे देना होगा। सर क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको कुछ फैक्टर्स दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और बोला जाएगा इनमें से कौन सा फैक्टर डेमोग्राफिक का नहीं है। तो आपको फैक्टर्स ही नहीं पता तो आप आंसर कैसे मार्क करेंगे। तो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में क्या सीखना है कि कौन सा फैक्टर कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है। मेरी बात समझना, कौन सा फैक्टर कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है उस पर ध्यान दो। जैसे कि साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक। पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन की डायमेंशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड बातें जहां है वो डेमोग्राफिक के अंदर है। सर कौन कौन से, एक बार ध्यान देना, साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज एज क्या है, बर्थ से लेकर डेथ तक कितने साल तक लोग जीते हैं, ये आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग कमाते हैं कितने लोग खाली बैठे हैं, भी देखना है आपको। डेंसिटी कितनी है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट एरिया यहाँ पे रूरल है, कितने परसेंट अर्बन है, ये भी आपको देखना है। आपने अर्बन से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिए और वहां एरिया रूरल ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला सर। तो आपको स्टडी करनी है इन चीजों की। उसके बाद फैमिली साइज बड़ा है छोटा है, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, एथनिक मिक्स क्या है लोगों का, लिटरेसी लेवल कितना है, या इनकम लेवल लोगों की क्या है। तो सारी बातें कम अंडर द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये फैक्टर्स हैं किसके, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के, जिससे आपका बिजनेस सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो मार्केट एरिया निकलेगा वो पॉपुलेशन से ही निकलेगा, और पॉपुलेशन की स्टडी आपने नहीं की तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो है मुश्किल होगा बच्चों। तो अगर आपको स्टडी करनी है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किसी भी एनवायरनमेंट की, तो आपको हमेशा एनवायरमेंटल स्कैनिंग टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए। उसके बाद
अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट एनवायरनमेंट पे, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना आप लोगों को। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑल दोस इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉट सोशल फैक्टर्स, ध्यान रखना। इकोनॉमिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, जैसे कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। सर इकोनॉमी का नेचर स्ट्रक्चर कैसे है? आपकी जो इकोनॉमी, जहां बिजनेस कर रहे हो या करने जा रहे हो, वो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये आपको देखना है। उसके अलावा उस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, कितनी रैपिडली वो अवेलेबल होते हैं, कितनी इजीली अवेलेबल होते हैं, वो आपको देखना है। लोगों की इनकम लेवल क्या है, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, इसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सर एक बिजनेस करने के लिए इतना डिटेल में जाना पड़ेगा? सर बिल्कुल जाना पड़ेगा। स्टार्टअप से लेकर बिजनेस की ग्रोथ तक, सक्सेस तक आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने बोला आपको, आपकी इकोनॉमी जहां बिजनेस करने जा रहे हो वो कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है, इसके बारे में बता देता हूं। कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हो, उसमें हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। कैपिटल इकोनॉमी वो जहां पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, decisions of what to produce, how to produce are taken by private sector, demand and supply forces सब कुछ चलता है। और सोशल इकोनॉमी क्या है? जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मिक्स सिस्टम होता है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, यानी गवर्नमेंट का भी रोल वहां पर रहेगा। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड है, कितने परसेंट सर्विस सेक्टर में, ये सारी चीज आपको देखनी है। आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, और इस कंट्री में जहां बिजनेस करने जा रहे हो वहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बहुत कम है। तो आपको देखना है कि आपका बिजनेस जो है उससे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कहां डिपेंड है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। वहां की लेबर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या फिर उस कंट्री के अंदर जहां बिजनेस करने जा रहे हैं वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा है, कहां लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने में दिलचस्प है। उसके अलावा जो ट्रेड का कॉम्पोजिशन है, वो कंट्री ट्रेड जो करती है वो किन किन गुड्स का ट्रेड करती है ज्यादा, वो आपको देना है। कॉम्पोजिशन इसे बोलते हैं। कहां ट्रेड करते हैं वो डायरेक्शन होता है, किस किस चीज का ट्रेड करती है, गुड सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, कौन कौन सी गुड्स का करती है, वो कॉम्पोजिशन होता है। उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, वो बैलेंस इनबैलेंस कितना रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो कंट्री जहां बिजनेस करना चाह रहे हो या कर रहे हो, उस कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कौन सी इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी चीप है या डियरर है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो चीप मतलब कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, डियर मतलब बहुत ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होंगे तो बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड होगा, वहां पे आपको इंटरेस्ट कम में आपको फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, ये आपको पता लगाना है। फिस्कल पॉलिसी कैसी है, वहां की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की होती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस की बात करते हैं, हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी है वो कैसी है। वहां पे हम जो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रही है वो इन्फ्लेशनरी है डिफ्लेशनरी है, मतलब कि टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, एक्सपेंडिचर कम होता है, ये टैक्सेस कम लगते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ये आपको देखना है। इससे आपको फायदा मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो आपको सारा एनालाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये फैक्टर्स आते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से पढ़ें, मिक्सअप ना करें चीजों को, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट या बैंकिंग सिस्टम कितना डेवलप है, आपको फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा आसानी से या नहीं, सिक्योरिटी मार्केट कैसी है। उसके अलावा जिस कंट्री में आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका जीएनपी जीडीपी कितना है, लोगों की पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, वो कितनी, उससे क्या पता लगेगा कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है।
ठीक है, क्या पैटर्न है उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजम्पशन ज्यादा करते हैं या सेविंग्स ज्यादा करते हैं भी पता चल सकता है। उसके अलावा सेविंग्स और कंजम्पशन तो है ही, उसके अलावा बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दो तरह के होते हैं सर, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट मार्केट और इनपुट मार्केट जो आपकी बहुत मदद करेगी, मार्केट साइज क्या है, कंपटीशन लेवल कितना है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनका एनालाइज करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। इसके एनालाइज करने के बाद, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने के बाद आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बड़े आराम से कर पाए। सिर्फ डेमोग्राफिक या इकोनॉमिक ही नहीं, हमें बहुत सारे एनवायरनमेंट को स्टडी और भी करना। इसके बाद दूसरा कौन सा है सर, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस, सबसे पहली बात पॉलिटिकल की कर रहे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस एलिमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स। इट सर्व एज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडीज है वो गवर्नमेंट ओन्ड है क्या, और गवर्नमेंट ओन्ड ही होती है ज्यादातर, तो वो उनकी क्या रेगुलेटरी पॉलिसीज है वो आपको देखना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है जो वहां की गवर्नमेंट कर रही है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उस कंट्री का, आप वो देख लो। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कौन से बिजनेस को फेवर करते हैं, कौन से बिजनेस को फेवर नहीं करते हैं, तो आप देख लो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो बिजनेस कंपनीज है, बिजनेस हाउसेज है, बिजनेस प्लेयर्स हैं, उनका क्या रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टी से, या कैसा रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टी से, आपको वैसा बनाना पड़ेगा कि नहीं। उसके अलावा वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं। अगर बार बार सरकार बदलती है तो बार बार पॉलिसी बदलेंगी, बार बार पॉलिसी बदलेंगी, बार बार बिजनेस अफेक्ट होगा, बार बार बिजनेस अफेक्ट होगा, तो बार बार आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी सर। इसलिए देखो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां कितनी है। उसके अलावा वह लॉ ऑर्डर कैसा है, प्रेसिडेंट्स रूल है या नहीं। उसके अलावा कंट्री की इमेज क्या है और वहां के लीडर्स की इमेज क्या बनी हुई लोगों की नजरों में, वो आप देख लो। उसके बाद डिफेंस देखो, मिलिट्री देखो, नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन देखो, लॉ गवर्निंग बिजनेस। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज अमेंडमेंट्स। जब कोई नई लॉ आती है या पुरानी लॉ में अमेंडमेंट होती है तो कितना उस लॉ को सीरियसली लिया जाता है, बिजनेस जो लेते हैं नहीं, वो आप देखो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज देखो कैसी है, और जुडिशियल सिस्टम क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है, कितना इफेक्टिव है आपका कंट्री का जुडिशियल सिस्टम, वो आप स्टडी करो। ये सारे फैक्टर्स किसमें आएंगे सर, जितने भी फैक्टर हमने पढ़े वो लीगल है और पॉलिटिकल है। इनकी स्टडी करोगे तो हम बोलेंगे हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की स्टडी या लीगल एनवायरनमेंट की स्टडी कर रही है। इसके बाद आता है सर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये हम सिर्फ बात करेंगे सोसाइटी, लोगों की, पीपल, रिलीजियस यानी धर्म, इन चीजों की बातें करेंगे। लोगों का पैटर्न या हम बोलते हैं लोगों का बिहेवियर कैसे, किस तरह के वहां पे लोग हैं, कास्ट सिस्टम क्या है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी in which a business firm exists. Social and cultural environment consist of following. Number one, सोशल इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स जो है उनकी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। कास्ट सिस्टम बड़ा मैटर करता है सर, वो देखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, लिटरेसी रेट क्या है, आपको देखना पड़ेगा सर। लोगों के कस्टम, एटीट्यूड, बिलीव, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, ये सब देखो। और टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ पीपल देखो कि वो क्या चाहते हैं। इनके बिना तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली सोसाइटी ही है जिसको आप अपनी गुड सर्विस पहुंचाते हो, उनकी स्टडी तो बहुत जरूरी है ना सर। उनका माइंड बिहेवियर कैसा आप जान लो। ठीक है, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, एटीट्यूड टू वर्क एंड वेल्थ एंड एथिक्स आपको देखने हैं कि वहां कैसे हैं। ये सब की स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे हमने सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट की स्टडी की है। इसमें ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, बहुत आसान भी है और पता चल जाता है आराम से कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो, सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा, सबके फैक्टर्स डिफरेंट है। आपको पता चल जाएगा कौन सा फैक्टर कौन से एनवायरनमेंट के अंदर आता है, किसकी स्टडी कहां पे होती है। इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ध्यान देना बच्चों।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा टेक्नोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरमेंट। जिस कंट्री में आप बिजनेस करते हो वहां पे कितना जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है, और टेक्नोलॉजी बदलती भी है तो कितनी जल्दी वहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। वहां रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स कितने हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे भी या नहीं, इस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, सोर्स एंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा कितनी जल्दी कितनी फ्रिक्वेंटली वहां टेक्नोलॉजी चेंज होती है आपको देखना पड़ेगा। और गुड सर्विस या प्रोडक्ट जो आपके उसको बेचने के क्या सोर्स अवेलेबल है, क्या अप्रोचेस वहां पर है वो देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा न्यू इक्विपमेंट्स, नए सोर्सेस, नए प्रोसेस वहां कितनी जल्दी अवेलेबल होते हैं, कितनी आसानी से अवेलेबल होते हैं आपको देखना पड़ेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़े काम की चीज है, ये बहुत इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। बिना रिसर्च डेवलपमेंट के कोई बिजनेस आज नहीं चलता है सर। रिसर्च डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, और ये खर्चा बहुत बड़ा होता है पर करना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा अब आता है नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो ये तो नेचर पे डिपेंड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हो रही है, ये भी इफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। तो क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, कितना वहां लेवल ऑफ पॉल्यूशन, कितनी एंटी पॉल्यूशन लॉ का फॉलो करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आती है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अलावा आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये आज का एनवायरनमेंट है सर, आज हर कंट्री ग्लोबलाइज्ड है। तो दूसरी कंट्री का अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो आज आपकी कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत नई बात नहीं है, ये कॉमन हो गया आजकल। तो इंटरनेशनल एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, इनमें आपकी कंट्री मेंबरशिप में है या नहीं, आपको कितनी प्रिविलेजेस मिली हुई है, इनसे आपको देखना है। उसके अलावा इकोनॉमिक और बिजनेस कंडीशन क्या है, और जब किसी दूसरी कंट्री के एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी कंट्री को कितना इफेक्ट पड़ता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि hike in the crude oil price have global impact. Development in information communication technologies facilitate rapid spread of culture across countries. Economic condition abroad affect Indian firms. Example दे रहा है, export increases when market expand. उसके अलावा बोलता है international political factors can also affect business. कह रहा है इंप्रूवमेंट इन रिलेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान हैज लेड टू हायर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आपको ये स्टडी करना है कि दूसरी कंट्रीज का जो चेंज है एनवायरनमेंट में वो कितनी जल्दी आपकी कंट्री पे इंपैक्ट डालता है, और इंपैक्ट तो पड़ता ही, हमने ये पढ़ लिया। तो डब्ल्यूटीओ रेगुलेशन हैव फार रीचिंग इंपैक्ट, डब्ल्यूटीओ रेगुलेशन हैव फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन बिजनेस इन इंडिया। कैसे? Import and investment liberalization by WTO has led to greater competition in India. अब हमारी कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो, आजकल तो हर कंट्री में क्या हो रहा है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ रही है। सर हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट एक्सपांड हो चुकी है, आज 100% इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। अब जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में अलाउड होंगी उतनी ज्यादा दूसरी कंट्रीज आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जितनी ज्यादा आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा फॉरेन कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आपको फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उतना आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हम बोलते हैं दूसरी कंट्री का ग्लोबल एनवायरनमेंट आपकी कंट्री को बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है आज की मॉडर्न एज में। अब हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर्स डिटेल में जो आते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। दूसरी, या पूरे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितने परसेंट, कितना पोर्शन आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होता है वो आपको देखना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कितना है, कितना दूसरी कंट्री हमें कॉपरेट करते हैं, कितना हम कॉपरेट करते हैं, कॉपरेशन पॉलिसी क्या है वो आपको देखनी है। इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा जो दूसरी कंट्री से कंपटीशन लेवल है वो कितना है। कंपटीशन हो तो नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा इसलिए कि आप प्रमोट करते हो अपनी चीजों को, डेवलप करते हो, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेशंस करते हो। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पाए तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल पे जा सकती है।
तो स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट को। बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कौन सी चीजों में आपकी कंट्री इन्वेस्ट कर सकती है, कौन सी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, कौन सी गुड सर्विस में ट्रेड कर सकती है, किसमें नहीं करनी पड़ सकती है, वो आपको पॉलिसी समझनी पड़ेगी। उसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज भी आपको समझना है, अगर आपको दूसरी कंट्री में भी बिजनेस शुरू करना है, चलाना है, उससे लिंक बनाना है, तो आपको वहां की पॉलिसी भी पढ़नी पड़ेगी। ये सब ग्लोबल एनवायरनमेंट है। अगर आपको अपनी ही कंट्री में बिजनेस चलाना है तो आपको थोड़ा कम ध्यान देना पड़ता है इस पे, लेकिन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपैंड करना है तो आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है। उसके अलावा रोल ऑफ मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपको देखना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉस क्या है। अब वहां बिजनेस करने जा रहे हो तो वहां के लॉ, वहां के रूल्स रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जब आप अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे थे तो आप अपनी कंट्री का पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट देख रहे थे। अब आपको वहां बिजनेस करना है, ग्लोबली आपको जाने, तो आपको वहां की कंट्री का भी सिस्टम, पॉलिटिकल और लीगल, आपको स्टडी करना पड़ेगा। उनकी कंट्री का कल्चर कैसा आपको देखना पड़ेगा, वहां के लोग का टेस्ट प्रेफरेंस क्या आपको देखना पड़ेगा, ग्रोथ एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखना पड़ेगा, या फिर मल्टीनेशनल लेवल पे ग्रोथ कैसे स्प्रेड करती है आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद ही आप ग्लोबली जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइज्ड है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे फैक्टर्स 100% इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। हम माइक्रो और मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, एलिमेंट्स। अब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात भी कर चुके हैं। अब आपका इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक्स बचते हैं बच्चों, पेस्टल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिस्पांस टू एनवायरनमेंट एक टॉपिक बचा है। इन दोनों टॉपिक्स के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, देन हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के क्लास में जितना भी हम लोगों ने किया आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नए टॉपिक्स। तो आज तक जो भी हमने किया उसको अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।